प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये जो क्षेत्र हैं इनमें इनके उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम भी कर रहे हैं। इसलिए अगले चरण में हम ये देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि जो अन्य क्षेत्र हैं वो क्या होंगे, अपेक्षाकृत छोटे होंगे। तो प्रत्येक क्षेत्र की विविध जो वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे हम जानते हैं, अब इस बारे में हम देख लेते हैं। हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना क्या है, असंभव कार्य है और यह केवल बृहत कार्य है, तो बहुत बड़ा कार्य है यह। और बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि हम जो कार, कंप्यूटर, कील, फर्नीचर, जितनी भी संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं, यह बहुत बड़ी ऐसी ही बात। इस समस्या के समाधान के लिए जो अर्थशास्त्री ने उन्होंने जो सुझाव दिए हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की जो वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनका जो मूल्य है मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि जो 10,000 किलोग्राम गेहूँ है और 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वो बेचा जा रहा है, तो गेहूं का मूल्य कितना होगा, 80,000 रुपये। तो 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य क्या होगा, 50,000 रुपये। इसी प्रकार से तीनों क्षेत्रों की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद जो योगफल है वो प्राप्त किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ये सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है कि जो उत्पादित और बेची गई वस्तु, प्रत्येक वस्तु की गणना करने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल जो अंतिम वस्तुओं और जो सेवाओं की गणना करना ही ठीक रहता है। जैसे कि एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेच रहा है। मिल में क्या हो रही है, उसकी पिसाई हो रही है और जो बिस्कुट कंपनी है वो बिस्कुट कंपनी को वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वो बेच रहा है, यानी कि 8 रुपये से कितना हो गया, 10 रुपये प्रति किलोग्राम से वो बेचता है। बिस्कुट कंपनी वो उसमें आटे में क्या मिला रही है, चीनी मिला रही है, तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर रही है और बिस्कुट के वो पैकेट बना लेती है 4। वह बाज़ार में क्या कर रहा है, उपभोक्ताओं को फिर 60 रुपये में, है ना, जो 10 रुपये में ख़रीदा था उसने आटा और उसको क्या कर दिया उसने, जो और मटेरियल था वो उसमें इंक्लूड कर दिया और फिर वो पैकेट बना लेती है 4, है ना। और फिर उसको उपभोक्ता कौन, जो उसको यूज़ करने वाले हैं, जो उसको ख़रीदने वाले हैं, तो उनको 60 रुपये में, यानी कि 15 रुपये का एक पैकेट, है ना, तो 4 पैकेट कितने के हुए, 60 के हो गए, वो उनको बेच देती है। तो फिर क्या होगा, बिस्कुट ही अंतिम क्या है, उत्पाद है, क्योंकि अब वो सेवा करने के लिए हो गया है या वो यूज़ करने के लिए हो गया है। तो फिर वो वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है वो क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गई। तो इसमें आपने देखा जो चीज़ 8 रुपये से शुरू हुई है और लास्ट में वो 60 रुपये की, यानी कि एक बिस्किट का पैकेट 15 रुपये का हो गया है। यहाँ पर केवल अंतिम वस्तुओं सेवाओं को ही गणना क्यों की जा रही है, तो दिए गए उदाहरण में जो अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूँ, आटा जैसी जो वस्तुएं थी, तो ये क्या है वस्तुएं, गेहूं और आटा क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तुएं हो गई, यानी कि बीच में प्रयोग किए जाने वाली चीज़ें हो गई। तो मध्यवर्ती वस्तुएं और जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल में की जा रही हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल कर चुके हैं। जैसे बिस्कुट था, बिस्कुट को 60 रुपये में बेचा, पहले से ही उसमें क्या था, 10 रुपये का आटा की मूल्य उसमें था, गेहूं का मूल्य उसमें इंक्लूड था। तो इसी प्रकार से अन्य सभी जो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। तो आटा, गेहूं और आटा के मूल्य को अलग अलग बार बार उसमें जॉइंट करना, उसमें गिनना, उसकी गणना करना ठीक नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तुओं के मूल्य की गणना कई बार कर लेंगे, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटे के रूप में और फिर अंतिम वस्तु के बिस्कुट के रूप में। तो इस तरह से मूल्य की कई बार गणना
हो जाती है, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन हमने जो अंतिम वस्तु की जो गणना करी तो उसमें पहले से ही हमने उसको इंक्लूड कर चुके हैं, तो बार बार करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी को हमें प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, SGU। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या है, मूल्य। तो SGU अर्थव्यवस्था की विशालतम जो विशालता है उसको प्रदर्शित करता है। भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि SGU को मापन है, जैसा बहुत जो कठिन कार्य होता है वो कौन कर रही है, केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखने की बात क्या है, SGU के मापन जैसा जो कठिन कार्य है वो कौन कर रहा है, केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करता है, तब GDP का अनुमान करता है। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन किस तरह से हो रहे हैं। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में हम देखते हैं कि विकास की जो प्रारंभिक जो अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। जैसे जैसे जो कृषि प्रणाली है वो परिवर्तित हो गई, उसमें चेंज आते गए, कृषि क्षेत्रक क्या होता गया, समृद्ध होता गया। वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। पहले कम हो रहा था और अब अधिक होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि भी होने लगी। क्रय और विक्रय की गतिविधियां बहुत कई गुना बढ़ गईं। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासन और सैनिक कार्य इस तरह के कार्यों में जुड़े हुए थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश जो उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थीं और प्राथमिक क्षेत्रक में वो आती थी, और लोग अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में अपना रोजगार करते थे, जो प्राथमिक क्षेत्रक है। लंबे समय से के बाद और विशेषकर विनिर्माण की जो नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने क्या हुए, अस्तित्व में आए। उनका क्या होने लगा, प्रसार होने लगा, और लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कहाँ जाने लगे, कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं को लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि में द्वितीय क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। तो पहले किसान यानी कि प्राथमिक कार्य कर रहे हैं, फिर उसके बाद समय बीतता गया, उसके बाद लोग द्वितीयक विनिर्माण जैसी प्रणालियों में काम करने लगे, कारखानों में, उद्योगों में काम करने लगे। तो इस तरह से जो वो द्वितीय क्षेत्रक वो जो श्रेणी है वो महत्वपूर्ण हो गई है। इस कारण से अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। जो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर काम किया जा रहा है, एक मौसम पे काम किया जा रहा है, लेकिन अब विनिर्माण यानी द्वितीय क्षेत्रक में आ गए हैं तो क्या हुआ, तो एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम भी हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्षेत्रों का महत्व परिवर्तित होता गया है। लगभग 100 वर्षों में जो विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्रक से तृतीय क्षेत्रक की ओर पुनः फिर बदलाव हुआ है। यानी कि जब पहले जो पहला क्षेत्रक था वो महत्वपूर्ण था, उसके बाद समय बदला, द्वितीय क्षेत्रक महत्वपूर्ण होता गया, उसके बाद फिर तृतीय जो क्षेत्रक है वो महत्वपूर्ण उसमें बदलाव होने लगे। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया। सेवा क्षेत्रक मतलब तृतीय क्षेत्रक। अधिकांश जो श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित होते हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा जा सकता है। भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है, विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है, हम इसको आने वाले उसमें वीडियो में देखेंगे।